वी हैड कंप्लीटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट. चल मेरे को बताना व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम मिक्रोस. मिक्रोस का मतलब क्या था? ग्रीक वर्ड बराबर है, स्मॉल भी बराबर है. इट इज अ मिलियंथ पार्ट. इट इज अ बर्ड्स आई व्यू के इट इज एन अर्थवर्म्स आई व्यू? इट इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री के स्टडी ऑफ अ फॉरेस्ट? स्टडी ऑफ अ ट्री रहेगा. इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल अप्रोच के एग्रीगेट अप्रोच? पर्टिकुलर इंडिविजुअल आया तो इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है. अगर वर्ड आया एग्रीगेट या टोटल देन इट इज कॉल्ड एज मैक्रो. हमने स्कोप करके भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. तो स्कोप के अंदर तीन चीजें थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, करेक्ट. पहला थियरी कौन सा था? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस. दूसरा थियरी कौन सा था? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइस. और तीसरा थियरी इकोनॉमिक वेलफेयर. ये बराबर है क्या? सो टोटल स्कोप के अंदर कितना थियरीज आया? तीन. पहला मेरे को बता प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश. मार्केट. मार्केट में होता कौन है? कंज्यूमर और बायर. कंज्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या करता है? इसीलिए इस थियरी के दो पार्ट थे, थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई. फिर एक और प्राइसिंग था जिसका नाम था फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग मतलब प्राइस ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो चार: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. उस पर क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और फाइनली एक और थियरी था, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. चल नहीं रहे, देखना कर्सर ही नहीं है, कर्सर इधर है. नहीं आया ना फीचर्स. लॉ ऑफ डीएमई तो आना ही था. लग जाते तेरे 8 मार्क्स का वो क्वेश्चन ही नहीं है. सिग्निफिकेंट मतलब 8-10. इट इज नॉट अ क्वेश्चन मेंट फॉर 8 और 10 मार्क्स. सो लॉ ऑफ डीएमयू तो गिवन था, पर साथ में फीचर्स कहीं पर भी नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन में माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश, इसीलिए नहीं पूछा. बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है. बेटा तेरे को सच बताओ, पूरा 12th टाइम पास है. मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स एंड आई फील कि 12th है ना, मतलब बहुत चिंदी है रे. ऐसा मतलब वो 12th में कोई चैलेंज ही नहीं है. वो बोलते हैं ना मजा कब आता है? जब अपने को कुछ डिफिकल्ट लगे, कुछ चैलेंजिंग लगे. 12th में डिफिकल्ट है क्या? मैं ये सोच रहा बेटा तेरा जो बोर्ड्स का पेपर है ना वो 140 मार्क का है. कितना? और तेरे को अटेम्प्ट कितना करने का है? तू सिर्फ माइक्रो करके जा, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर. आई माइट नॉट से कभी कभार वो लोग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर देगा, बट 140 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से तेरे को 80 मार्क का अटेम्प्ट करने का है. तो लाइफ बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू आर इन योर बोर्ड्स. पर ये एटीट्यूड मत रखना कि भाई सिर्फ माइक्रो करके जाएगा, क्योंकि नहीं, उसका रीजन है क्योंकि देखो सीए फाउंडेशन भी तो पढ़ना है ना. सीए फाउंडेशन में जैसे माइक्रो के ये चैप्टर सीए फाउंडेशन में है, वैसे मैक्रो के भी चैप्टर सीए फाउंडेशन में आएंगे. जैसे कि नेशनल इनकम आएगा, जैसे कि मनी मार्केट करके एक चैप्टर है वो आएगा, इंटरनेशनल ट्रेड आएगा, पब्लिक फाइनेंस है. सबका इंट्रोडक्शन 12th में है, जिसका एडवांस वर्जन देखो सीएएफसी में आएगा. एनी सो जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग ने आई डोंट नो ये क्लास में डेफिनेशन लिखा था कि नहीं लिखा, तो नहीं था, पर तुम लोग के साथ बात तो हुआ था सर छोटा वाला डेफिनेशन लिखेगा तो चलेगा क्या? हाँ, तो मॉरिस डॉब वाला जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने किया था. जब मॉरिस डॉब का डेफिनेशन का बात करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. अच्छा, स्कोप के अंदर हम लोग तीसरे पर थे. पहला वाला था प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा वाला था फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा वाला था इकोनॉमिक वेलफेयर. बोलो इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 थियरीज था. व्हाट वर द 3 थियरीज ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? अच्छा, इकोनॉमिक वेलफेयर कब होता है? जब देश के अंदर एफिशिएंसी होता है. अभी तू बता 3 एफिशिएंसी कौन सा था? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा एफिशिएंसी इन
डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो देख क्या क्या एफिशिएंसी आया। सबसे पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरा आया एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, और तीसरा आएगा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब आता है? सालो एग्जाम देकर बैठे हो और ये देखो हालत क्या है। अच्छा तू अगर एक तू छोड़ देना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तू नॉर्मल बनिया बुद्धि लगा, तू प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर एफिशिएंटली कब काम करता है या कब उसको एफिशिएंसी मिलता है? जब वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसके लिए जो कॉस्ट रहेगा वो at a lower cost. If you are able to produce higher levels of output, it is called as efficiency in production. मैंने मार्किंग में अंडरलाइन भी करवाया रहेगा। देख, producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. अच्छा अभी कंजम्पशन में एफिशिएंसी कब आएगा? तू एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने एफिशिएंटली कब काम किया रहेगा? तो इट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स has resulted into maximum satisfaction of the society. तो एज अ कंज्यूमर लोगों को क्या चाहिए? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कब मिलेगा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? जब जो गुड्स बने हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और तीसरा एफिशिएंसी का नाम क्या था बेटा? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या? जिसको जो कमोडिटी चाहिए वो कमोडिटी देश के अंदर बन रहा है। तो देख वहां पर एक और चीज वो लोग ने दिया है, इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स के देर इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, देर इज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड देर इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये क्लियर है? फिर हमने किया था समथिंग कॉल्ड एज फीचर्स। चल सबसे पहला फीचर क्या था? कौन सा थियरी? कौन सा प्राइस? या तो प्रोडक्ट प्राइस या तो फैक्टर प्राइस। दूसरे पॉइंट का नाम एनालिसिस ऑफ विच स्ट्रक्चर। अपन ने अलग पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। तो हाँ करेक्ट। तो हमने एक होता है परफेक्ट मार्केट, एक होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर देर इज सिंगल सेलर बाय द नेम ऑफ, दो सेलर रहेगा तो ऐसा, तीन सेलर ट्रायोपोली, चार सेलर चॉगमोपोली, डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली। हाँ सो कहना है इसे ओलिगोपोली करके कुछ तो पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज द मार्केट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इट इज फोकसिंग ऑन विच मेथड। मतलब एक बड़े से टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम एनालाइज करते हैं। सो स्टडी इज इन आइसोलेशन। क्या बोला? द स्टडी इज इन। नेक्स्ट वाला पॉइंट, स्टडी ऑफ विच यूनिट्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट, विच इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स अज्यूमिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब बात करेंगे तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी ओनली टू वेरिएबल्स के इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स? जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तूने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड। कौन से दो वेरिएबल्स का स्टडी किया? प्राइस एंड अज्यूम्ड ऑल द अदर फैक्टर्स टू रिमेन। सेटिरस पेरिबस। ये सेटिरस पेरिबस जो था वो क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स देन प्राइस शुड रिमेन। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन assumptions. Is microeconomics based on assumptions? Yes or no? देख नेक्स्ट वाला पॉइंट, it is based on certain and it is using which principle? मार्जिनल का मतलब क्या? एडिशनल, एक्स्ट्रा या तो लास्ट। सो हमने जब लॉ पढ़ा था यूटिलिटी में तो हमने लॉ ऑफ टोटल यूटिलिटी पढ़ा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो याद रहेगा तो अपन ने सप्लाई चैप्टर में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्ट, एक का नाम था मार्जिनल रेवेन्यू।
मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम फोकस किस पे करते हैं, ऑन अ प्रिंसिपल विच इज एग्रीगेटिव प्रिंसिपल के मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। आर वी क्लियर विद दैट? सो टोटल कितना फीचर्स है? 7। चल, सबसे पहला प्राइस। प्राइस थियरी के बाद देर इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। थर्ड वाला फीचर इट इज स्लाइसिंग मेथड। फोर्थ वाला या तो पार्शियल इक्विलिब्रियम या तो बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। फिर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स एंड फाइनली वी यूज द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है कि बड़ा है? स्मॉल है ना, मतलब उसका स्कोप भी क्या है? लिमिटेड है। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पर काम में आता है? देख, सबसे पहला सवाल तो यही होता है ना लोगों का कि सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किधर काम में आता है। तो वैसे ही हम जब भी कुछ पढ़ते तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूजफुल है। तो कहने से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? थियरी ऑफ डिमांड एंड थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है ये पता चलता है। सो मार्केट के अंदर दो प्रॉब्लम होता है, या तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई या तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सरप्लस के स्केर्सिटी। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, देन देर इज स्केर्सिटी, एंड स्केर्सिटी में प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। एंड डिमांड अगर लेस देन सप्लाई रहेगा तो डिमांड इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगा? सरप्लस। क्या तेरे को इकोनॉमी में स्केर्सिटी चाहिए? नहीं। क्या तेरे को इकोनॉमी के अंदर सरप्लस चाहिए? तो चाहिए क्या? नहीं, चाहिए स्टेबिलिटी, है ना। और स्टेबिलिटी किधर मिलता है? एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? है जिधर सब चीजें फ्री में मिलती है। वो तो पार्शियल इक्विलिब्रियम था ना दीदी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होता है कि नहीं होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? लेजियस फेयर पॉलिसी या तो नॉन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो कैन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को एक्सप्लेन करता है कि हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कैपिटलिज्म के अंदर किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? एक आदमी था जिसका नाम था एडम स्मिथ। He was called as the father of economics. What did he promote? He promoted laissez-faire economy. So, what to do, how to do, when to do, where to do, with whom to do, what to produce, how much to produce, and how to produce. तो पहला सवाल ये है, what to produce. बोल, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, मतलब स्कैरसिटी है। और अगर स्कैरसिटी रहेगा तो जितना चाहिए उतना गुड्स प्रोड्यूस होता है क्या? सो कैन आई से बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज, बोलो ना, स्कैरसिटी, देयर इज अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिमिटेड अवेलेबिलिटी। और अगर लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहेगा तो जितना आउटपुट चाहिए उतना मिलेगा। तो कैन आई से स्कैरसिटी की वजह से आउटपुट क्या मिलेगा? लिमिटेड। आउटपुट लिमिट हो जाएगा। अब इकोनॉमी में अगर आउटपुट लिमिटेड है तो प्रोड्यूसर को सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं बनाऊं क्या। सो सबसे पहला सवाल क्या आएगा? व्हाट टू प्रोड्यूस। चलो, अगर आप एक इकोनॉमी के अंदर हो, आपका डिसीजन क्या होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस। दो टाइप के गुड्स होते हैं। मस्त है यार, क्या बात है, आज एकदम फुल फॉर्म में आए हैं। कल्प स्टार्ट से जवाब दे रहे है बेटा। वेरी गुड आंसर। सो कैन आई से देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स बाय द नेम ऑफ कंज्यूमर गुड्स और बाय द नेम ऑफ, बोलो ने, कंज्यूमर गुड्स या तो कैपिटल गुड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर गुड एंड अ कैपिटल गुड?
So give me an example. Why are you complicating it? I agree with whatever you said. Absolutely correct. It is not a final good. It is not used by the consumer. It is a commodity which is used by the producer for further production. Furniture is consumer good, good is capital. No. कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑल दीज आर कैपिटल गुड्स. वेरएज कंज्यूमर गुड्स का एग्जांपल क्या आएगा? जो भी तुम लोगों के पास है वो सब कंज्यूमर गुड्स है. कपड़ा इज अ कंज्यूमर गुड. क्यों? उसका कपड़ा तेरा कपड़ा नहीं साले? तू क्या सो कहने से तेरे पास जो बैग है वो कौन सा गुड? कंज्यूमर गुड. आपके पास जो चश्मा है वो कौन सा गुड? कंज्यूमर गुड. सो अ कैपिटल गुड इज दैट गुड विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस में जो भी गुड यूज होता है उसको हम लोग कैपिटल गुड बोलते हैं, जिसका वैल्यू हाई होता है. तो ये एसी, ये कैपिटल गुड है. बट दिस एसी एट योर होम, तो डिपेंड करता है कि एसी कहाँ यूज हो रहा है. ये लैपटॉप या ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर मेरा पर्सनल यूज के लिए नहीं है, धंधे के लिए है. तो ये कैपिटल गुड है. पर यही कंप्यूटर उठाकर लेकर जाऊं घर पे वापरूं फॉर माई पर्सनल यूज, देन इट इज अ कंज्यूमर गुड. अब देख बेटा, देश में चाहिए कंज्यूमर गुड भी और चाहिए तो दोनों. पर क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है कोई तो बताए इसका हल मेरे भाई. क्योंकि मेरे को नहीं पता है. हाँ भाई 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 तेरी. हाँ, तो लफड़ा ये है कि बिकॉज देर आर लिमिटेड रिसोर्सेज, देर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड ए स्केर्सिटी. स्केर्सिटी की वजह से देर इज लिमिटेड आउटपुट. लिमिटेड आउटपुट की वजह से देर इज अ क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपको जवाब देने का कोशिश करेगा कि कौन से गुड्स बनाने चाहिए जिसमें मैक्सिमम सोसाइटी का वेलफेयर हो. अच्छा, सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम नहीं है, कितना बनाना है, हाउ मच. इसीलिए सेकंड क्वेश्चन अगर तूने देखा रहेगा तो क्या लिखा था, हाउ मच टू प्रोड्यूस. और एक और सवाल है जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस. चलो बताओ मेरे को, आप कौन से तरीकों से गुड्स बना सकते हैं? गुड्स बनाने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस. तो हाउ कैन गुड्स बी प्रोड्यूस? ईदर बाय द यूज ऑफ, ईदर बाय द यूज ऑफ, इसको बोलते हैं लेबर. सो कहने से या तो लेबर, या तो बाय द यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो अगर अपन बात करें कंट्री लाइक इंडिया, व्हाट शुड अ कंट्री लाइक इंडिया यूज? क्यों? क्योंकि अपने पास लेबर भर भर के शाम तक बोल और आ जाएगा. तो अपने पास लेबर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो लेबर का कॉस्ट, लेबर का अवेलेबिलिटी ज्यादा, लेबर का कॉस्ट कम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगा. कम दाम में ज्यादा सफेदी, एंड कम मतलब कम दाम में ज्यादा आउटपुट. So can I say that in an economy we all have a common problem? Can I say scarcity सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है? Scarcity is a universal problem. तो ये scarcity के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए there are certain questions, what to produce, how much to produce, how to produce, and these questions can be answered with the help of microeconomics. अब नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं कि देयर कैन बी सर्टन विच डिसीजंस, बिजनेस का डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने में हेल्प करेगा. जैसे कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या होना चाहिए. अच्छा, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो देख यहाँ पर दिया रहेगा कि determination of the cost of the production, maximization of output as well as profit, determination of price of the goods. ये सब डिसीजन लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, इट हेल्प्स फॉर बिजनेसेस टू डेवलप. क्या सिर्फ बिजनेस के काम का है कि गवर्नमेंट के भी काम का है? गवर्नमेंट का भी काम का है. अच्छा, अपने को क्या चाहिए एक इकोनॉमी के अंदर?
वेलफेयर चाहिए, इसीलिए देख स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर आया था. तो कहना है से इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. नॉट जस्ट दैट, इट इज रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारा पॉलिसीज बनाना होता है. कहना है इसे गवर्नमेंट को एक काम करना होता है जिसका नाम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. क्या नाम है? अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स माइक्रो लेवल पर होता है ना, कौन से सेक्टर में कितना पैसा जाएगा, कितना काम होगा, कितना आउटपुट होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा. सो देख बजट मैक्रो लेवल पे बनता है. क्या बोला? क्या नेशनल लेवल पे बनता है? बजट. पर जो रिसोर्सिस का वो नेशनल लेवल पर हो रहा है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली हो रहा है. तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड हु एलोकेट्स द रिसोर्सेज? मतलब कहना है इसे गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का मदद से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकता है. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मस्त, ऑप्टिमम. इकोनॉमिक ना, ऑर्डिनरी लेंगे, अच्छा होना चाहिए. सो कहना है इसे दैट it helps the government in framing policies of taxation, public expenditure, price policy, जिसके वजह से there will be an allocation of resource. अगर efficient allocation of resource होएगा तो इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा? वेलफेयर आ जाएगा. नेक्स्ट वाला क्या है? एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड. क्योंकि फॉरेन ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज. $1 85 रुपीज है, ये मेरा बाप देकर गया, तेरा कोई. तो ये $1.85 हुआ कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. जैसे अपन प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जैसे अपन फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, वैसे ही करेंसी का भी तो वैल्यूएशन होता है ना. आज अपन बोलते हैं कि इंडिया को अगर $1 चाहिए तो उस $1 के सामने 85 रुपीज देना है. ये रोज सेम रहता है, हर दिन फ्लक्चुएट होता है. फ्लक्चुएट क्यों होता है? क्योंकि इसका भी डिमांड कब होता है, इसका भी सप्लाई कब होता है, और उसके बेसिस पर क्या डिटरमाइन होता है? इक्विलिब्रियम. सो इट हेल्प्स द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए मदद करेगा. प्राइसेस कैसे करेंसी का डिटरमाइन होता है वो डिसाइड करने में हेल्प करता है. एंड फाइनली इट हेल्प्स इन व्हाट? बिल्डिंग मॉडल. तू जो सोच रहे है वो वाली मॉडल नहीं. Can I say law of demand is a model? Law of supply is an economic model. Law of DMU is an economic model. Graphs बोल सकती है तू. बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट को बनाया, तो आज जब लॉ ऑफ डिमांड बनाया तो सिर्फ ग्राफ थोड़ी बनाया. ग्राफ के अंदर हमने क्या समझा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. सो वी अंडरस्टूड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू. तो ये पूरा मॉडल बिल्ड हो गया ना कि y एक्सिस पर प्राइस, x एक्सिस पर क्वांटिटी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे लॉज आते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई लॉ नहीं होता है. आर वी क्लियर? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मॉडल है वो अलग होते हैं, माइक्रो के जो मॉडल होते हैं वो अलग होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा? प्राइस. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि नेशनल इनकम. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपना ये बैच में नेशनल इनकम हो चुका है. हाँ नसीब. चलो. सो कैन आई से दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर माइक्रो आता है तो 15 मिनट के अंदर मैक्रो खत्म. क्योंकि माइक्रो में अपन ने क्या क्या आंसर्स पढ़ा. व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. सेम 3 क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट. स्कोप ऑफ माइक्रो के जगह पर मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के जगह पर फीचर्स ऑफ मैक्रो, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो के जगह पर इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी जस्ट अपन ने बोला कि इट इज प्राइस थियरी के इनकम थियरी. माइक्रो इज प्राइस तो मैक्रो इज, देख पहला ही पॉइंट क्या आया? थियरी ऑफ इनकम एंड. अभी ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है? इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम का दो ही टुकड़ा होता है। मेरे को बता, तेरे पास अगर इनकम है तो तू उस इनकम का क्या करेगा? इनकम 100 रुपया है तो उस 100 रुपए का मैं क्या करेगा? खर्चा करेगा। खर्चा करेगा मतलब कंजम्पशन करेगा। हाँ, मेदू वड़ा खाएगा। 40 का? अबे देसी ठर्रे, उठ नहीं पाएगा तू। ऐसा 40 रुपए वाला दारू पिएगा तो ताड़ी माड़ी। सो इनकम का एक पार्ट होता है कंजम्पशन और बेटा दूसरा पार्ट होता है सेविंग्स। कहना इसे हम सेव किधर करते? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, बैंक्स क्या करता है? ये पैसा अपने पास तिजोरी में रखता है। अरे इतना पैसा है मेरे पास, ये इन्वेस्ट करेगा। मतलब कहना इसे सेविंग्स विल बिकम इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स विल बिकम, मतलब कहना है इसे इनकम के अंदर दो पार्ट है, एक थियरी ऑफ कंजम्पशन और एक थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और बेटा कह रहा है इसे एक इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। क्या बोला? एक इकोनॉमी में कितना और कितना, इसके बेसिस पर डिटरमाइन होता है बिजनेस साइकिल। कौन सा साइकिल? लग नहीं रहा है तुमको ये कुछ याद आया है? पार्शियली करेक्ट। 11वीं पहला चैप्टर। 11वीं का क्या बात है? ये सर चीटिंग मत करा, ऐसा 11वीं का अभी मत बताओ। अच्छा चल, सो कैन आई से दिस इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ का लाइन। कौन सा ग्रोथ? हमको ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, कि स्लो एंड स्टेडी अपवर्ड होना चाहिए? इसके लिए मैंने जो लाइन बनाया है वो देखो अपवर्ड जा रहा है, आराम से ऊपर गया। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का लाइन। पर क्या कोई भी बिजनेस में इतना स्मूथनेस होता है क्या? कोई भी इकोनॉमी इतना स्मूथली रन करता है क्या? मतलब इकोनॉमी में होता क्या है? अप्स एंड डाउन्स। ये जो अप्स एंड डाउन्स है इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल या तो ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन, जिसमें इन्फ्लेशन होता है। दूसरा जो फेज होता है माउंटेन का टॉप मोस्ट पॉइंट को पीक बोलते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है अभी? थोड़ा थोड़ा ऐसा, हाँ, ये वाले पॉइंट को गजब आदमी है बेटा, ये टॉप वाला पॉइंट है, इसको कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी बोलते हैं। कहना से ये वाले पॉइंट को हम नाम देंगे कॉन्ट्रैक्शन, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ नहीं अच्छा लग रहा है? डिप्रेशन। तुम लोग इससे वर्ड से बहुत रिलेट करते हो। सो कोई भी मैं बेटा, मेरा शादी हो चुका है, लव मैरिज है, तू भूल रहा है, मेरा तो बच्चा भी है। तेरा क्या होगा कालिया? देख तेरी उम्र में था तभी ब्रेकअप वेकअप हो गया तो अलग बात है। हाँ हाँ, ये बात तेरा सही है। मैं मेहनत की तो छोड़। तो कहना से ये अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। देख बेटा, इंसान भी तब तक जिंदा है जब तक उसके ईसीजी के रिपोर्ट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जिस दिन एक फ्लैट लाइन आ गया ना तो बोलो ओम भट्ट स्वाहा। अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए, पर उसका जो इंटेंसिटी है वो फ्लक्चुएशंस जो है वो मैनेजेबल लिमिट्स में होना चाहिए। अब देख, एक्सपांशन है मतलब, तुम्हारी भाषा में बोलूँ ना, तू अच्छी गुजराती मारवाड़ी में से है, तो अपने घर पर 2 शब्द बहुत यूज होते हैं, तेजी और मंदी। एक्सपांशन मतलब तेजी और कॉन्ट्रैक्शन मतलब मंदी। पप्पा बोलेगा धंधा जोरदार चल रहा है तो एक्सपांशन, पैसा ज નથી, रोलिंग ज નથી, इकोनॉमी में आम तेम, प्रॉब्लम्स का बात किया तो कॉन्ट्रैक्शन, मजा का बात किया तो एक्सपांशन। सो कैन आई से दैट हम माइक्रो का बात कर रहे हैं अभी के मैक्रो का? मैक्रो में हम क्या डिटरमाइन करते हैं? एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इनकम के लिए 2 थियोरी पढ़ना पड़ेगा, एक थियोरी ऑफ कंजम्पशन, दूसरा थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इन द इकोनॉमी विल डिटरमाइन बिजनेस साइकिल।
The level of investment and the level of consumption in the economy will determine the business cycle. So सोच consumption बढ़ रहा है, investment बढ़ रहा है, तो अपने इकोनॉमी में कौन सा फेज आएगा? कंजम्पशन राइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी राइज हो रहा है, मतलब कहना है इसे कंज्यूमर के पास खर्चने के लिए पैसा है, प्रोड्यूसर के पास धंधे में है डालने के लिए पैसा है, तो कौन सा है? एक्सपांशन है, पीक है, कॉन्ट्रैक्शन है कि ट्रफ है? पीक, डायरेक्ट पीक। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब कहना है इसे दैट पीक पर इनकम हाईएस्ट है, इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट है। अच्छा, अगर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लोवेस्ट पॉइंट पर है। सो बेसिकली बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस है? पहला फेज का नाम, दूसरे फेज का नाम, तीसरे का नाम और चौथे का नाम। सो आर वी क्लियर विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बाय द नेम ऑफ थियोरी ऑफ इनकम एंड इनकम। एम्प्लॉयमेंट के लिए दो थियोरी पढ़ना पड़ेगा, एक कंजम्पशन का और एक कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विल डिटरमाइन द बिजनेस। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी पढ़ते हैं। हाँ, जोर से बोल रहे, प्राइस ऑफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस के ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस, मतलब ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैं समझाऊं, तुम समझाओ? तुमने मेरे को ना बोला ना, तो साले कोई तो समझाएगा ना। What is inflation and what is deflation? Why is there an inflation in the economy? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता क्यों है? एक चीज का प्राइस, एक चीज का प्राइस, एक चीज का प्राइस, अगर एक चीज का प्राइस बढ़ा तो पर्टिकुलर प्राइस हुआ, और पर्टिकुलर प्राइस तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। तो मुझे लग रहा है तू जो बोल रहा है वो गलत है। पर हुआ क्यों ऐसा? बराबर है, स्कैरसिटी क्यों होता है? गलत। जब डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड कब बढ़ता है? तू सही है, तू तेरा डिमांड कब बढ़ाएगा? पैसा है, मतलब कहना है इसे, जब इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई ज्यादा है, उसके सामने गुड्स का सप्लाई कम है। ए बराबर ना? क्या लिखा? किसका सप्लाई ज्यादा है? मनी का सप्लाई ज्यादा है, कंपैरिजन में गुड्स का सप्लाई कम। इसके वजह से इकोनॉमी के अंदर क्या क्रिएट हुआ? सरप्लस क्रिएट हुआ कि स्कैरसिटी? स्कैरसिटी क्रिएट हुआ। अब जब इकोनॉमी के अंदर स्कैरसिटी क्रिएट होगा तो प्राइसेस, वो राइस नहीं है, वो पी है, हाँ, प्राइसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या बढ़ता है कि कम हो जाता है? व्हेन प्राइस राइज, वैल्यू ऑफ मनी राइजेस के फॉल्स? फॉल्स। ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा, व्हाट इज डिफ्लेशन? चलो अभी पूरा डिफ्लेशन तुम लोग मेरे को समझाओ। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है? मनी का सप्लाई कम हो जाएगा, गुड्स का सप्लाई, इकोनॉमी के अंदर देयर इज सरप्लस, सरप्लस के अंदर प्राइसेस क्या हो जाएगा? फॉल, और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? अब बताया देश के अंदर क्या चाहिए? इन्फ्लेशन चाहिए कि डिफ्लेशन चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। मस्त लगा मेरे को, पर होता नहीं है। चाहिए, ये बेस्ट पॉइंट है, पर या तो देश में इन्फ्लेशन है या तो डिफ्लेशन है। देखो दोनों में से एक कंपलसरी चूज करना है, डिफ्लेशन। जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बेटा। चलिए भाई बोलता है डिफ्लेशन।
अब डिफ्लेशन में प्राइसेस क्या है? कम। और तेरे पास ये प्राइसेस पे भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि तेरे पास मनी का सप्लाई क्या है? कम। तो अब मुझे बता, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर विल यू बी एनकरेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन? क्यों? पैसा ही नहीं। अच्छा पैसा है ना तो चल मैं लोन ले लेगा, पर प्राइसेस कम है। तो एट लोअर प्राइसेस इज अ प्रोड्यूसर एनकरेज टू प्रोड्यूस? नहीं। लो प्रॉफिट मार्जिन, तो एनकरेज नहीं है तो प्रोडक्शन कम, तो आउटपुट जीरो बोल रहे हैं। ये आउटपुट का ओ था, हाँ तो आयता गो, तो आउटपुट कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होएगा तो लोगों का इनकम कम तो देश में पॉवर्टी बढ़ जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इवेंचुअली लोग एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है? अनएम्प्लॉयड है तो किधर बैठा है? पाकिस्तान बोलते हैं, घर पे बैठा है। अभी घर पे बैठा रहेगा तो क्या करेगा? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो, टिंग टिंग टिडिंग लेके पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अभी अरे तो देखो भाई, कल्प बोलता है कि देश में डिफ्लेशन होना चाहिए। बेटा 145 करोड़ कम है, जो तेरे को और स्पीड बढ़ाना है पॉपुलेशन का। डोंट यू थिंक दैट डिफ्लेशन इकोनॉमी को खोखला कर देता है? ये क्या बोला? डिफ्लेशन इकोनॉमी को, तो अपने को डिफ्लेशन नहीं चाहिए। तो सर इन्फ्लेशन भी तो बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है प्रोवाइडेड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। किसी ने तो यहां पर चैट बॉक्स में बहुत मस्त वर्ड यूज किया, कौन था वो नहीं पता चला। नैतिक है आज और विहान भी है, दोनों है। सो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होना चाहिए। अभी इन्फ्लेशन है तो फायदा क्या है? प्राइसेस क्या है? बढ़ रहे, तो प्रोड्यूसर खुश है, उसको अच्छा लगेगा, हायर प्राइसेस हायर सप्लाई। अच्छा लोगों के पास पैसा खर्चने के लिए भी है, मनी सप्लाई ज्यादा है, मतलब दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। प्रोड्यूसर का भी विन विन, कंज्यूमर का भी विन विन। अब अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, जीरो क्या है? आउटपुट अगर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम हो जाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब तू काम पर जा रहा है कहाँ एग्जैक्टली? क्योंकि अगर तू काम पर जाएगा तो थक जाएगा तो रात को घर पे आकर आंख बंद कर सो जाएगा। तो मतलब अभी जो है वो है। तो अब मेरे को एक बात बता, अगर इन्फ्लेशन और रिसेशन में से मेरे को कोई, इसीलिए इसको इधर बुलाया है, संडे को बोलते। देख अभी मैं कुछ बोलता, बस मैं बोलना नहीं चाह रहा है। हाँ जाने दे। तो कहना से कोई भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन और रिसेशन का प्रॉब्लम होता है। रिसेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? थियरी ऑफ अलोंग विथ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होना चाहिए 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। बहुत ज्यादा भी इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग बोलेगा सर इन्फ्लेशन अच्छा है ना और बढ़ाओ। देख कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी होती नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वापस तुम्हारे 11वीं के तो डाउट ही है मेरे को। मतलब मेरे को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि पीपल डोंट नो व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है तुम लोग को शायद 11th। हाँ चलो दीदी बोल रही है कि एक क्वांटिटेटिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ना डिस्टिंग्विश बिटवीन का ये वाला पॉइंट सबको याद रहता है, क्वांटिटेटिव ने क्वालिटेटिव।
क्यों, मल्टी डिमेंशनल, यूनिडिमेंशनल, ये सब का मतलब क्या है भाई? मेरे को है ना बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? सुपर्ब. रियल नेशनल इनकम किसके वजह से बढ़ता है? गुड्स एंड सर्विस. ये मैंने नेशनल इनकम में भी तुम लोग को पढ़ा है, अगर तुमको थोड़ा बहुत कुछ याद हो तो. सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट. अच्छा, आउटपुट बढ़ेगा तो देयर विल बी राइज इन रियल नेशनल इनकम. इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा कंजम्पशन भी बढ़ेगा. ये बराबर. अच्छा, तो ये हो गया ग्रोथ. व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर. तो अपन ने एक छोटा सा ऐसा डायग्राम जैसा कुछ बनाया था कि इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट. हाँ. अच्छा, इसके साथ देश के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ना चाहिए, साथ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ना चाहिए, कंट्री के अंदर लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए, कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए. क्या कम होना चाहिए? डेथ रेट कम होना चाहिए, पॉवर्टी कम होना चाहिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कम होना चाहिए, क्राइम्स, पोल्यूशन, ये सब डेवलपमेंट है. अब तू ये जो भी कॉन्सेप्ट देख रहा है, आउटपुट, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक? इसके लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनली क्या आया? थियोरी ऑफ. चलो, मेरे को डाउट है कि तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? बेटा ओसी पढ़ रहे हो क्या? बेटा ओसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कि उनके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन? चीचा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. नेशनल इनकम किस तरीके से देख, यहां पर क्या पढ़ा? थियरी ऑफ. तो ये इनकम को क्या करना पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इसको बोलते हैं थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ जाएगा. इसीलिए देश में क्या चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट है. जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह, सब्सिडीज वगैरह देता है, जिससे इकोनॉमी के अंदर देयर इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स. यार भी क्लियर? चल मेरे को बता, टोटल कितना थियरीज पढ़ा? 4. बुक में देखे बिना देने का आंसर कोशिश करना. पहला थियरी का नाम क्या था? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इनकम का जो थियरी है वो समझने के लिए और 2 थियरी पढ़ना पड़ेगा. दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी डिटरमाइन द बिजनेस साइकिल. दूसरा थियरी का नाम थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. मैंने इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन क्या होता है वो भी समझाया. तीसरा पॉइंट थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और चौथा पॉइंट macroeconomic theory of distribution. When we talk about macroeconomic theory of distribution, we are talking about distribution of payments made to the factors of in the form of rent, wages, interest and profit. Clear है? श्योर है? मेरे को नेक्स्ट आंसर पढ़ाने का जरूरत नहीं लग रहा है. देख जरा नेक्स्ट आंसर कौन सा फीचर्स है? मैक्रो. पहला पॉइंट थियरी ऑफ, वहां पर कौन सा? इक्विलिब्रियम, पार्शियल. यहां पर here there is
वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहां पर कौन सा प्राइस लेवल, वहां पर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यहां पर कौन सा थियरी, तो वहां पर भी मॉडल्स थे, मॉडल बिल्डिंग था, यहां पर ग्रोथ का मॉडल, एक आदमी था महालनोबिस, उसने हेवी ड्राइवर नहीं, हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर एक मॉडल बनाया था, मतलब ही हैड प्रमोटेड दैट इकोनॉमी का ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा. सो देर आर विच मॉडल्स इन द इकोनॉमी, कैन आई से मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज, बस ये बोलने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने को नहीं आता है. कैन यू टेल मी विच पॉलिसीज, गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी अनाउंस करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, आई अग्री, बट एक गवर्नमेंट है, एक आरबीआई है, गवर्नमेंट एक अलग पॉलिसी अनाउंस करता है, आरबीआई एक अलग पॉलिसी अनाउंस करता है, गवर्नमेंट टैक्स के रिलेटेड पॉलिसी अनाउंस करता है जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, हाँ फिजिकल नहीं रे, फिस्कल. सो हाँ क्या बात है नैतिक, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो देर इज अ मॉनिटरी पॉलिसी एंड देर इज अ फिस्कल पॉलिसी, देर इज एन इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज बनता है. सो देख वहां पर according to Keynes it is based on policy. There can be policy for economic growth, policy to generate employment, to control inflation and depression, and these policies are called as dash and dash policy, fiscal policy and monetary policy. Are we clear? And the last point it is नहीं, second last point, it is based on which method, वहां पर क्या था, अच्छा उसके बाद वहां पर था scope is limited, तो यहां पर क्या आएगा, स्कोप इज एग्रीगेट नहीं, स्कोप इज वाइड एंड ये स्टडी ऑफ, वहां पर क्या था, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. सो कहना अगर माइक्रो आता है तो मैक्रो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक दो पॉइंट प्लस एंड माइनस. आर वी क्लियर, आर यू श्योर? I'll complete this one more answer, then I want you all to complete all the three answers. If you want you can take a break and after the break we can complete the objectives part of this chapter. आज का मिनिमम टारगेट इज टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ये सबको क्लियर? चल नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आया बेटा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट क्या आया, एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, कैसे चलता है उसका कंसिडरेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है. बिजनेस साइकिल पढ़ा, बिजनेस साइकिल सिर्फ तेरे बिजनेस का है, मेरे बिजनेस का है, कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पूरा इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है. फिर देर आर डिफरेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, वी स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखो ये सब देखेगा तो क्या याद आना चाहिए, स्कोप. क्या स्कोप के अंदर हम लोगों ने इनकम डिटर्मिनेशन पढ़ा, क्या स्कोप के अंदर हम लोगों ने बिजनेस साइकिल पढ़ा, बिजनेस साइकिल मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, क्या स्कोप के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अच्छा डेवलपमेंट सिर्फ बोलने से नहीं, परफॉर्म करने से होएगा, तो क्या इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है, ये बराबर ना. आज जब हम क्रिकेट देखते हैं तो अपन परफॉर्मेंस देखा ना, सिराज, बुमराह, दे प्लेड रियली वेरी वेल, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट वे टू गेट आउट, बट दैट्स हाउ इट इज. तो एक इकोनॉमी में परफॉर्मेंस कैसा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करेगा. नॉट जस्ट दैट, इट इज द स्टडी ऑफ विच वेरिएबल्स. अभी ये तो स्टूपिडिटी है ना, अभी माइक्रो है तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो है तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. अच्छा माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जनरल प्राइस, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर्टिकुलर पर्सन इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नेशनल इनकम. ये बराबर क्या. सो देख वर्किंग ऑफ इकोनॉमी के अंदर बिहेवियर ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड द जनरल प्राइस लेवल, और उसी से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आया. मतलब तू अगर ये आंसर देखेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड इन स्कोप. ये बराबर है, श्योर हो, पक्का? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स? सो व्हाट आई वांट यू टू डू, तुम पढ़ेगा तीनों आंसर, उसमें से जो फीचर्स वाला आंसर है, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसका डेफिनेशन, ये दोनों चीज़ें क्लास में लिखो एंड टेक अ ब्रेक. ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स.
बोल बेटा, तेरे को कुछ बोलना था, ऐसा तुम्हारा डिस्कशन हुआ कभी? जा। हाँ, कौन सा, किसका? तो तू है ना, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला आंसर लिखना चालू कर। डेफिनेशन ऑफ मैक्रो एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो, ये लिख और जा। देख, तू जितना डिले करेगा उतना ब्रेक में डिले होगा। सुन, पहले मत लिख बेटा, पहले एक बार तीनों आंसर गो थ्रू कर और उसके बाद तू लिख। देख, तेरी मर्जी है, तेरे को क्या करना है। अगर तू अच्छे से पढ़ रहा है तो सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखेगा तो भी मेरे को चलेगा, बट एग्जाम में सिर्फ हेड पॉइंट्स नहीं चलेगा। और मैं तेरे को एक और ऑप्शन दे सकता है कि टू राइट दिस आंसर एट होम एज होमवर्क, बट रीड ऑल द 3 आंसर्स इन डिटेल। तेरे पास 2 ऑप्शन है, तेरे को जो करने का, आई एम ओके विद दैट। यू चूज योर पाथ ऑफ स्टडी, कि तू किस चीज से ज्यादा कंफर्टेबल है, रीडिंग से तेरे दिमाग में बैठेगा कि लिखने से दिमाग में बैठेगा, वो तेरा डिसीजन है। तो तेरे को अगर दोनों करना है, मैं तेरे लिए दोनों चीजें के लिए पॉसिबिलिटीज है। तू अभी अच्छे से पूरे आंसर को समझ, रीड कर, वर्ड टू वर्ड समझने का ट्राई कर। 3 आंसर पढ़ना है, 3 आंसर को अगर अच्छे से करने का रहेगा ना, कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। और अगर तुझे लग रहा है कि मुझे लिखना है, तो तू फीचर्स वाला आंसर रीड कर और फीचर्स वाला आंसर लिख दे। हाउ यू वांट टू स्टडी इज योर कॉल, because every child is different. The technique that I am giving may not be applicable for all. You choose your path. कि भाई मेरे को लग रहा है कि मेरे को है ना पहले सब समझना चाहिए फिर लिखना चाहिए, तेरा कॉल। तेरे को एक आंसर पढ़ना है, एक आंसर पूरा लिखना है, तेरा कॉल। आई एम गिविंग 20 minutes ऑफ योर टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द 3 आंसर्स। राइटिंग नॉट राइटिंग इज योर कॉल। अच्छा, अभी पढ़ेगा तो क्या होएगा मालूम है? तेरे को कोई वर्ड नहीं समझा रहेगा, कोई लाइन नहीं समझा रहेगा, तो मैं वो तेरे को एक्सप्लेन कर सकता है। मेरा मोटिव वो है कि इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, आई कैन हेल्प यू विथ एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट अगेन। यस ईशान, राइट डेफिनेशन विथ फीचर्स ऑफ मैक्रो राइट नाउ, क्योंकि माइक्रो मैक्रो दोनों लिखने को जाएगा तो बेटा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। मेरे को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स भी करवाना है आज, but that can be done after the break. Sorry? कर। इसी के नीचे देखोगे ना तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है, बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो मार्क के लिए आता है, 4 पॉइंट लिखना चाहिए। बोर्ड्स के अंदर ऐसा रिस्क मत ले, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर का पैटर्न 1 पॉइंट इज हाफ अ मार्क। सो अगर कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन है जिसमें तेरे पास 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, तो क्यों नहीं लिखने का? अच्छा, माइक्रो और मैक्रो वाला तो कितना सारा पॉइंट्स हो जाएगा, तो डोंट रिस्क इट। कि अगर सपोज कर किसी ने 4 पॉइंट लिखा तो कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। जो पेपर चेकर रहेगा वो क्या देखेगा कि साला इसने 4 पॉइंट लिखा, तूने 2 ही लिखा, उसको वो 2 मार्क देगी, तेरे को 1.5 ही देगी। तो टू बी ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड। कोई कोई है डिस्टिंग्विश बिटवीन जिसमें पॉइंट्स ही 3 है, जैसे कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकता, उसमें तो सिर्फ 3 लिख। बट जहां पर भी 3 से ज्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है, प्लीज राइट, मैं था, प्लीज राइट दोज पॉइंट्स। 1 पॉइंट इज हाफ अ मार्क। एक काम करो, फीचर्स मत लिखो, ये माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखो। तो हाँ, अब भी, क्योंकि अगर माइक्रो मैक्रो का डिस्टिंग्विश लिखेगा ना तो मेरा काम डबल हो रहा है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों का फीचर्स एक साथ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये सब तो मेथड्स है,
अभी 40 बोला था, कितना बोला था ये तो मेरे को भी याद नहीं है। 40 साइड में और 40 पेज में फर्क होता है। मैं किधर कुछ बोला? तेरे लास्ट क्लास में भी बुक खत्म हो गया था ना। देखते को नहीं छोड़ने का है ना, तू कंटिन्यू कर। नेशनल इनकम को मैं वापस पढ़ाने ही वाला है, तभी वापस लिख लेना वो 3-4 पेज जो है वो, अगर तेरे को पेज नहीं छोड़ना हो तो। ऐसा मत बोल। नहीं रे, जैन है मैं, वो भी जैन है ना, पर जैन नहीं है। हाँ मैं जैन है। हाँ मतलब हूँ मैं एकदम प्रॉपर जैन, पर खाता मैं सब हूँ। सब टेक्स्ट बुक में तो है, और सीए फाउंडेशन के रिलेटेड कुछ है नहीं इतना। जो है वो माइक्रो और मैक्रो है, वो लिखवा रहा हूँ तेरे को, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। because that distinguish will cover 2 of my answers, features of micro, features of macro. तेरे को अगर पढ़ना नहीं, लिखना नहीं है तो फिर तेरे को पढ़ना पड़ेगा बाकी के तीनों आंसर्स। चॉइस इज योर्स, तू कर, देखो जो करने का है वो। किसी को कोई डाउट्स रहेगा बेटा, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तुम लोगों का इंडेक्स नंबर हो गया है ना? सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा प्लीज रिवाइज करके आना, मैं उसका जो थियोरी वाला पार्ट है वो कवर करवा देगा। लैस्पेस, पैशेस, बोलेस, फिशर्स, मार्शल्स, वो सारे फॉर्मूलाज है। तो अभी वो फॉर्मूला बना कैसे, या मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट इज द यूजफुलनेस, वो सारा जो थियोरी वाला पार्ट है, मेरा इरादा है कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंडेक्स नंबर भी कंप्लीट कर देंगे। क्या बात कर रहे हैं? पूरा पूरा? अबे पूरा लिख, एग्जाम में 4 लिखने को बोला है। शाना है रे वो, उसको बोलते हैं ना आलसी आदमी है वो, एक नंबर का। सर आपका लेक्चर इतना कम क्यों हो रहा है? क्योंकि ठुकी पड़ी है मेरी इसके लिए, बिकॉज सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के बैचेस का पोर्शन कंप्लीशन चल रहा है। वो लोगों का एग्जाम सितंबर 2025 में है। तो अब तू बता कि इम्पोर्टेंस मई 26 को मिलना चाहिए कि सितंबर 25 को मिलना चाहिए? प्रोजेक्टर गया? गजब। तुम लोग का तो आई थिंक मिड दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी जैसे ही ये बैचेस खत्म हो गए तो आई विल बी फ्री नो। करंटली माई 5 to 6 days आर यूटिलाइज्ड इन सीए फाउंडेशन। 4 बैच है, हर बैच में 2-2 लेक्चर आता है मिनिमम 2। कोई बैच में अगर ज़्यादा बचा रहेगा तो no Vihan, these are not students who have failed in their May 25. They are fresh students who have appeared for their boards and giving their CA foundation exam for the first time in the month of September. चलो बेटा, एक डाउट भी आया है धर्मवीर का। सो धर्मवीर इज आस्किंग व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल्स अज्यूमिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स टू रिमेन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं सेटेरस पेरिबस। सो अ स्टडी इन विच there are 2 variables and all the other factors are assumed to remain constant is called as partial equilibrium. बराबर है धर्मवीर? एंड
धात्री. एवरीबडी विल स्टार्ट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव्स. कर दो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7. बेटा धर्मवीर, धात्री, आई होप वी आर क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7. चल चल, अभी रेंज रोवर बाद में चला, पहले तेरा दिमाग और हाथ चला. भाई उसके पास रेंज रोवर है. साथ में रहते हो तो गिनना ही है. पैसे का चक्कर ऐसा तो मैं भी तेरे को भाई मान लेता हूँ. साले तू मेरे को ही लूटने को पीछे घूम. तो बेटा किसी को समझा थोड़ी कि क्या है और किस चीज के लिए बोला है वो थोड़ी पता है. मुझे उसको बीपीएल देना हो तो एग्जैक्टली. बम पे लात. क्यों क्यों ए भाई, ऐसा लग रहा है कि क्यों कमिटमेंट लिया है. यहीं पर है, 12 बजे तक तो यहाँ पर लेक्चर है, फिर 2 बजे मीटिंग है, 6 बजे मीटिंग है, 7 बजे घाटकोपर में लेक्चर है. तू जा, तू क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है बेटा. फिर घाटकोपर से थाना, फिर कल सुबह को गोरेगांव. सेवन 30 to 9. थैंक यू आदित्य. चलो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दो फटाफट. यू हैव 30 मिनट्स 1 से 7 के लिए. 7वें पे बेटा 1 से 7 का मतलब 1 2 3 4. अरे फूलों की लाशों में ताजगी ढूंढता है. ये बोलते हैं 7 क्वेश्चन करने के लिए सर 30 मिनट दे रहे, क्या बात है भाई. बेटा मेन सब क्वेश्चन 7 नहीं, मेन क्वेश्चन 7. श्लोकी तेरा फोटो डाल के बैठे ये लोग. क्या मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है. श्लोकी भी बोला है उसको. हाँ पूकी वाला फोटो. तो तेरे को ऐसे वाला फीलिंग आया. उसको खुद का ठिकाना नहीं है. चलो चलो फटाफट कंप्लीट करो.
क्या सर्विस है? ब्लड बैंक होता है और बैंक टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। ध्यान दे। क्या एडमिशन के बेसिस पे बिठाते हैं क्या? ओ हाँ ना, फिर क्या। अगर तेरे ऑब्जेक्टिव्स नहीं खत्म हुए ना, मैं भी तेरे को उसी तरह मारूंगा। कल खुद ही एक कांटेक्ट है। चलो करना भी नहीं चाहिए। बे झगड़ना ही क्यों है सालो? तुमको क्या गुंडागर्दी करने का है? चल बस हो गया। स्टार्ट सॉल्विंग। कोई डाउट्स रहेगा तो मार्क करके रखो। मैं एक साथ सारा डाउट सॉल्विंग हाथ में लेगा। असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, बाकी के तो सॉरी मार्क करके रख। जैसे ही सबका हो जाएगा ना, आई विल एक्सप्लेन। अरे श्लोकी, बोल बेटा बोल, मुंह खोल। तो लीव कर देगा, छोड़, कौन दिमाग का शॉट लगाएगा। हाँ तो सॉल्व कर। सबका एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 तक हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए सब ऑब्जेक्टिव सिर्फ तब आएगा जब चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं आएगा। और धर्मवीर, तेरे को एग्जाम में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाने चाहिए थे। बस यही प्रॉब्लम होता है। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स के यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स? प्लीज कीप अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, डोंट बी नैरो माइंडेड। तेरे को बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। अभी क्या होता है, तू पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर किया, तेरे को आया 24 मार्क 25 में से, तो तेरे को क्या लगता है, अरे व्हाट द फक ब्रो, मेरे को तो पूरा चैप्टर आता है और क्वेश्चंस कितने हैं उस चैप्टर में से 3। पर क्या बोर्ड्स के अंदर सिर्फ यही 2 ऑब्जेक्टिव्स आने वाले? द आंसर इज नो। क्या बोर्ड्स के अंदर सिर्फ एक ही 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है? द आंसर इज नो। एनी 2 आउट ऑफ 3।
नहीं नहीं, काहे के लिए नहीं। डिमांड है, यूटिलिटी है, सप्लाई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, माइक्रो मैक्रो का थियरी है, नेशनल इनकम है, हर एक में से एक एक 8 मार्क का आंसर निकलेगा। एक लॉ तो आता ही है। इफ नॉट फॉर 8 मार्क्स दे विल आस्क यू, हाँ डू यू अग्री, अग्री या डिसअग्री में डाल देंगे। कहीं ना कहीं तो आना ही है, बहुत कम लिखने का, पूरा लॉ तो आएगा ही ना। वो लोग बोलेंगे कि लॉ डिमांड डज नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, अग्री के डिसअग्री, तो डिसअग्री करके लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सेप्शंस। देख इंट्रोडक्शन तो हर आंसर में लिखना ही है, डिपेंड करता है कौन सा आंसर है उसके ऊपर। अभी जैसे कि एक्सेप्शंस के बारे में बात किया, तो पहले बता ना लॉ क्या है, फिर उसको बता कि लॉ का एक्सेप्शंस क्या होता है। तू जब स्टेटमेंट लिखेगा तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में हायर द प्राइस लोअर द डिमांड आएगा, इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप आया। पर एक्सेप्शंस हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक्सेप्शंस आर दोस व्हिच डू नॉट फॉलो द लॉ। हो गया तेरा 6-7 लाइन के अंदर तो खत्म हो जाएगा। क्या नहीं, वापस बोला, कोई भी चैप्टर से आ सकता है। नेशनल इनकम में से इम्पोर्टेंट, नेशनल इनकम में से डिफिकल्टीज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आएगा तो क्या करेगा, सम 4 मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। बट वो 11th में बोर्ड्स में नहीं आए, फॉर एन 8। Aditya, if you are done with the objectives, you can just read index number का introduction. मैं और 10 मिनट वेट करेगा तुम लोगों के लिए। चल नहीं जाएगा नीचे, चल नहीं जाएगा नीचे। हाँ ले आयुष को ले आ। हाँ। और आयुष कैसा है? मैं मस्त। पर तू श्लोकी के नाम से क्यों आया है? खराब हूं, बहुत खराब है बेटा तू। ही इज गेटिंग कंफर्टेबल विथ ऑनलाइन अभी तो। किधर और बैठा है ये तो जिन इंजर्ड हूं क्यों रे? किधर मुंह काला करके आया? 2 दांत तो क्यों ऐसा लड़की को छेड़ता है बेटा? गले का नस दबा दिया किसी ने, मतलब बेटा कहीं जेल वेल में तो नहीं? तुम्हारा बैच लफड़े वाला ही है, मारा मारी ठोकम ठाकी। सेंट्रल जेल से लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, बस बेटा वहीं रहना, बाहर नहीं आना। क्या हो गया रे, तेरा दांत क्यों टूटा? पर
4 साल पहले एक्सीडेंट के अभी दांत निकले। ओह ओके, तो अभी क्यों निकले? पर लूज हो गया। तो इसके लिए तू 1 महीने से नहीं आ रहा है क्योंकि तू अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा है लोगों को। पर गले का नस किसने दबाया तेरे? देवा रे देवा। लास्ट 5 मिनट्स। थर्ड क्वेश्चन हो गया है, तो 4, 5, 6 तो फटाफट हो जाएगा। ओके, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। 5 का 7 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, चलेगा। 9:40 को आई विल स्टार्ट विथ योर डाउट सॉल्विंग एंड आई विल जस्ट गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर 5 to 10 minutes एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। करना खत्म हुआ क्या? गर्ल्स आर यू ऑल डन? मैडम आपका कितना बाकी है? ठीक है, कर लो। भाई तू ऐसा पीछे देखकर करेगा तो उसका मतलब नहीं है दोस्त। स्वयं पीछे देखकर अगर सॉल्व करेगा इसका मतलब तुझे वो तो छोड़ दे और मुझे पूछ, क्योंकि अगर तेरे को क्या लगेगा कि भाई मेरे को तो आता है, पर तूने एक्चुअली कैसे सॉल्व किया? बाय लुकिंग एट समथिंग विच इज रिटन बिहाइंड। मैंने तेरे को थोड़ी मना किया कि मैं तेरे को डाउट सॉल्व करके नहीं देगा। तेरे को जो भी नहीं आया वो तू मार्क कर और मेरे को पूछ कि सर इसका आंसर क्या है। चलो स्टार्ट आस्किंग मी योर डाउट्स। धर्मवीर, क्या क्वेश्चन में डाउट है? जूम क्लास, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। तेरे को डाउट था ना, तू बोल रहा था कोई तो असर्शन रीजनिंग में। सॉरी रणवीर, थर्ड वाला असर्शन और रीजनिंग। देख, माइक्रो इकोनॉमिक्स begins with certain assumptions like pure capitalism, full employment, perfect competition. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशन होते हैं? और क्या हम ये अज्यूम करते हैं कि मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है? ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशन हैं। और हम अजम्पशंस लगाते क्यों हैं? सॉरी एक सेकेंड। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आज के ही लेक्चर में तेरे को बताया था, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। लेजियस फेयर इकोनॉमी, irrespective they have said it is based on certain, so does microeconomics operate on certain assumptions like these? The answer is true. And why do we operate on such assumptions? So that we understand the theory in a better manner. So A is true, R is also true, and R is the correct explanation for A. Reasoning बोलता है assumptions make microeconomics analysis simpler. That is the reason. So can I say because it makes it simpler, we have certain assumptions. तो एक assertion दिया, उस assertion का reason दिया, और वो जो reason है वो assertion के लिए true है। इसके लिए तेरा आंसर आएगा ऑप्शन सी। मैं हेल्प करता हूँ, देखो जितना भी डाउट रहेगा सब पूछ ले। दिस ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नहीं 7th वाला बोला कि 8th वाला? 9th।
This macroeconomic concept is a part and parcel of income and employment. तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ा था सर? इनकम के लिए दो थियोरी पढ़ना पड़ेगा, एक का नाम है थियोरी ऑफ कंजम्पशन, एक का नाम है थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू द थियोरी ऑफ विच साइकिल? बिजनेस साइकिल. सो तेरा आंसर आएगा थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स. मार्जिनलिज्म का मतलब बता भाई. मार्जिनल, यूटिलिटी, एडिशनल, एक्स्ट्रा, लास्ट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल के ऊपर फोकस नहीं करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनलिज्म, एडिशनल, यूनिट पर फोकस करता है. यस yes? चलेगा, but then if the suggested answer is business cycle, can I say both the theories combined together are called as business cycle? So that अभी तुरे से गलती हो गया, एग्जाम में क्यों करना है ये गलती? So their suggested answer is this, then we should go ahead with this. क्योंकि बिजनेस साइकिल बोल दिया तो सब कुछ इंक्लूड हो गया. पर तूने अगर ये भी लिखा तो कोई गलत नहीं है, बट पेपर चेकर के पास तो क्या होता है बेटा? सोल्यूशन होता है. और सोल्यूशन के अंदर अगर ये आंसर दिया रहेगा तो वो थोड़ी ना, उसके पास थोड़ी ना वो इकोनॉमिक सेंस है कि वो बोले नहीं नहीं ये भी तो बिजनेस साइकिल का ही पार्ट है. तो अगर उसने रॉन्ग दे दिया तो अननेसेसरली तेरा एक मार्क चला जाएगा. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो अहेड विद वॉट एवर आर द सजेस्टेड आंसर्स. यस सर. फिफ्थ का सेवेंथ वाला चलेगा, बट अगेन इफ यू आर अवेयर कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दिया है तो यूज दोज वर्ड्स. बोल नेक्स्ट. भाई लोग बहन लोग नेक्स्ट. एनी अदर ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन नंबर 2. कुछ जूम का भी डाउट है? मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाला है. ये क्या आंसर्स के बारे में? सब नीचे आंसर्स दिए. नहीं नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो. क्वेश्चन नंबर 2 का 6, मतलब असर्शन रीजनिंग का 6th वाला. चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. कैन आई से ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है. तो असर्शन इज ट्रू. फिर देर इज लिमिटेड इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब लेजियस्ट फेयर, लेजियस्ट फेयर का मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है. तो अपना आंसर आएगा ए, दैट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये बराबर है. यस बेटा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता ही नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी में. लिमिटेड क्या? यस ईशान. गजब आदमी है. नहीं, वो तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ी नहीं दिया. दैट इज योर मिस्टेक. समझाओ इसको. क्या बोला? पढ़ ना स्टेटमेंट क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फिर देर इज लिमिटेड इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब लेजियस फेयर इकोनॉमी. लेजियस फेयर का मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. क्वेश्चन नंबर 3 का 11. टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज द लेवल ऑफ डैश इज डिटरमाइंड, वी मस्ट स्टडी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का थियरी प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए पढ़ते हैं. प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए क्या पढ़ते हैं? डिमांड और सप्लाई. तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए हम
अगर ये दोनों पढ़ेंगे तो हमको इससे क्या पता चलेगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. सो टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डैश कैन आई से इनकम से बेटर है एम्प्लॉयमेंट दे. So to understand the level of employment in the economy, we must understand the consumption and the investment function. क्योंकि consumption investment से employment determine होएगा, employment से income determine होएगा. कोई बात नहीं. बट ये भाई तो प्राइस बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा है. अरे काटने का क्या करेगा, बट थोड़ा वापर दिमाग. हाउ कैन इट बी प्राइस? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट से प्राइस डिटरमाइन होता है क्या? इसका डाउट एटलीस्ट वैलिड है. बट तू प्राइस बोला ना, उधर ही तू हक दिया. बिकॉज इफ यू से प्राइस विच मीन्स यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ओनली. प्राइस इज माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बाय कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. सो व्हेन यू से प्राइस में कंजम्पशन है, तू मेरे को बोलेगा 4 में से 3 ऑप्शन में मेरे को कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करेगा? क्या फायदा है तेरा उस चीज का? ये जो बोल रहा है इससे मैं एक बार फिर भी वैलिड है कि सर इनकम आंसर दूं कि एम्प्लॉयमेंट आंसर दूं. यस, सजेस्टेड आंसर दिया है ना एम्प्लॉयमेंट, तो आंसर दिया तो है एम्प्लॉयमेंट. तो जो राइट आंसर है वही देना है ना. ऑलमोस्ट सारे हैं धर्मवीर. ए बराबर बोलो. नेक्स्ट हो गया पक्का. सो आई जस्ट वांट टू डिस्कस फॉर 5 to 10 minutes व्हाट आर इंडेक्स नंबर्स. मेरे को तुमसे समझना है. इंडेक्स नंबर पढ़ा तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, हम क्यों इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंडेक्स नंबर, हाउ आर इंडेक्स नंबर्स एक्सप्रेस्ड, ये सारी चीजों के बारे में तुम लोगों को मुझे बताना है. सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? गुड क्वेश्चन बोलते हैं भाई साले, मेरे को आंसर चाहिए. वो देख बुक से देखकर बोलना है तो मैं भी चालू करता हूँ. तुम लोगों ने जब इंडेक्स नंबर सॉल्व किया तो उसमें फॉर्मूला डाला, वो फॉर्मूला से तुमको एक आंसर मिला. वो आंसर 100 से ऊपर था या तो 100 से नीचे का था. 100 के ऊपर का था तो इन्फ्लेशन था, 100 के नीचे था तो डिफ्लेशन था. इसका मतलब हम इंडेक्स नंबर में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं व्हाट आर द प्राइस एंड इनकम बोलते हैं. इनकम किधर था? नेशनल इनकम से इन्फ्लेशन मिलता है. कैन आई से इन्फ्लेशन और नहीं, मैं तो जबान पे भी देना चाह रहा हूं बेटा. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से हमें पता चलता है द चेंज इन द प्राइस लेवल. सो हम जब भी एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं बेटा, इंडेक्स नंबर सिर्फ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए हो ये जरूरी नहीं है. आपने शायद पढ़ा है कि प्राइस इंडेक्स नंबर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होता है. नहीं पढ़ा है? कैन आई से स्टॉक मार्केट जो है ना वो भी एक इंडेक्स नंबर ही है. क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या आज सेंसेक्स 80,000 पॉइंट्स पर है. व्हाट इज दिस 80,000 पॉइंट्स? 1 पॉइंट इज इक्वल टू एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज इन्वेस्टेड इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट 100 करोड़ रुपया है, मतलब 80,000 पॉइंट इंटू 100 करोड़ रुपया इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. अब डेली क्या होता है, ये जो NSE और BSE है वो फ्लक्चुएट होता है. इसका मतलब कैन आई से इन्वेस्टमेंट के लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं. तो हम जब भी एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव हर्ड अबाउट HDI, 11th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ाया हो. 11th का बात ही मत करो सर. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये इंडेक्सेस क्या करते हैं,
Indexes help you to measure and find the changes in economic variables. ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स में चेंजेस से हमें पता चलता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है कि डिटोरियरेट हो गया, प्राइसेस का लेवल बढ़ गया कि कम हो गया, इनकम का लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है. तो जब भी कोई भी इंडेक्स नंबर के बारे में बात करता है, प्लीज मार्क दिस, इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस, एक जरिया है क्या करने का, टू मेजर द चेंजेस in an economic variable that can be a group of variable over a period of time. They measure the relative changes. तो जब आपने इंडेक्स नंबर का जो सम्स सॉल्व किया तो आपने क्या देखा, प्राइस P0, प्राइस P1. इसका मतलब प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, दोनों को कंपेयर किया. कंपेयर का मतलब क्या होता है बेटा, दैट देयर इज अ रिलेटिव चेंज. ये बराबर है. अच्छा, ये जो इंडेक्स नंबर्स है दे आर एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, परसेंटेज. परसेंटेज था ना, 120 क्या परसेंट बेटा, इंटू 100 था ना, P1 Q1 P0 Q0 इंटू. तो इसका भगवान तुम पढ़ा है कि मजाक किया है. सो can I say index numbers are the dash, they are the devices. Devices for measuring the difference between magnitude of a group of related variables. So what are index numbers? देख, तुम लोग जब कोई चीज पढ़ रहे हो इंडेक्स नंबर, तो उसका लॉजिक भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडेक्स नंबर क्या है. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. स्टैट्स में पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स है, नंबर्स का इस्तेमाल है. मतलब इंडेक्स नंबर क्या है, एक तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल है. कैन आई से इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज. व्हाट डज इंडेक्स नंबर फाइंड आउट, इट फाइंड्स आउट द मेजर ऑफ चेंज. कितने से प्राइसेस चेंज हुआ, कितने से आउटपुट चेंज हुआ, कितने से इनकम चेंज हुआ, कितने से ह्यूमंस का डेवलपमेंट चेंज हुआ, कितने से लिटरेसी रेट चेंज हुआ. ये सब चेंजेस जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एन इंडेक्स नंबर. सो व्हाट डज एन इंडेक्स नंबर डू, इट मेजर्स द चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इट मेजर्स the change in economic variables. Now what are the variables? Variables involved can be univariate index या तो composite index. Univariate का मतलब single और composite मतलब more than one. Explain भी किया है. Index number computed for a एक ही वेरिएबल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट को कैलकुलेट कर रहा है. तो ऐसे इंडेक्स को क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट. पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को भी कैलकुलेट किया, लिटरेसी रेट इंडेक्स को भी कैलकुलेट किया, जीडीपी पर कैपिटा इंडेक्स को भी कैलकुलेट किया. 1 2 3 से हमने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब मैं बोलता हूं तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट कौन से 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसे तो मल्टीपल फैक्टर्स है. कैन आई से ह्यूमंस का डेवलपमेंट में सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स हो, ये जरूरी है क्या? देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स. बट व्हेन यू मेक एन इंडेक्स नंबर, कैन यू इंक्लूड ईच एंड एवरी वेरिएबल? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो यू सिलेक्ट अ वेरिएबल. विच 3 इंडिकेटर्स आर सिलेक्टेड? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जीडीपी पर कैपिटा, इन तीनों इंडेक्स को लिया. इसका मतलब जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करता हूं तो क्या मैं सिर्फ एक वेरिएबल को ले रहा हूं कि मल्टीपल वेरिएबल्स? ये मल्टीपल वेरिएबल्स लिया तो इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स. सो व्हेन इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ वन वेरिएबल के ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स रहेगा तो इट इज कॉम्पोजिट. सिंगल वेरिएबल रहेगा तो इट इज यूनिवेरिएट इंडेक्स. आर वी क्लियर? कैन आई से देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बेस ईयर. मतलब क्या?
बेस ईयर क्या? तू तो चेंज कैलकुलेट कर रही है, चेंज कैलकुलेट कर रही है मतलब तू इंडेक्स नंबर का बात कर रही है. मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि बेस ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है. जिसमें बहुत कैजुअलिटीज ना हो, जो बहुत स्टैंडर्ड. इट इज अ पास्ट ईयर. पहला पॉइंट ये. दूसरा, एक ऐसा ईयर जो नॉर्मल ईयर हो, जिसमें पास्ट में कोई कैजुअलिटीज ना हुआ हो, कोई अनयूजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हुआ हो. कैन 2016 बी कंसिडर्ड एज अ बेस ईयर? वाई? डिमोनेटाइजेशन हुआ था. डिमोनेटाइजेशन अपने इकोनॉमी में हर साल होता है, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या अनयूजुअल है? कोविड का साल 2021 cannot be considered as a base year. So एक base year एक past year होता है जो normal year होता है. So past year and a normal year is a base year और base year के साथ comparison होता है current year का. इसका पूरा मैथ्स में इंडेक्स नंबर पढ़ के हो गया, इसको अभी समझ में रहा क्या बात कर रहा है यार, ऐसा था क्या? हाँ, नेशनल इनकम में भी मैंने देख इतना डिटेल में बात नहीं किया था, पर मैंने बताया था तेरे को एक बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए. बेस ईयर एक ऐसा ईयर होना चाहिए जो पास्ट का ईयर होना चाहिए. बेस ईयर कोई बहुत डिस्टेंट ईयर नहीं होना चाहिए. बेस ईयर कौन सा ईयर होना चाहिए? आज अपन 2025 में, कैन वी से बेस ईयर इज 1992? इट इज 30 इयर्स बिहाइंड. इतना पीछे नहीं होता. इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 7 to 10 ईयर्स. तो 2025 में बेस ईयर एट द मोस्ट क्या हो सकता है? 2015, 2016, 2017 में से कोई तो एक. प्लस मैंने तो ये भी बोला था कि बेस ईयर जरूरी नहीं कि कोई पूरा का पूरा साल हो. पार्ट्स ऑफ ईयर्स कैन बी कैलकुलेटेड टुगेदर एंड मे बी कैन बी मेड एज अ बेस ईयर. So beta, can I say there is a base year, there is a current year. What is base year का index? Good question बोलता है. बेस ईयर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? यस, देखकर बोला ना आराम खोर. बेस ईयर बेटा, बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और 100. सो बेस ईयर का जो इंडेक्स है इट इज ऑलवेज 1 और 100. मैंने जब तेरे को आज लेक्चर में एक चीज इंट्रोड्यूस किया, मैंने बोला वैल्यू या तो 100 से ऊपर या तो 100 से नीचे. इसका मतलब 100 क्या है? बेस ईयर इंडेक्स है. तेरा करंट ईयर इंडेक्स 120 हो सकता है, तेरा करंट ईयर इंडेक्स 80 हो सकता है. इसका मतलब 100 से 120 इज द चेंज. 20% इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 20% में बी द रेट ऑफ डिफ्लेशन. सो ये तूने कंपैरिजन किसके साथ किया? 100 से. और 100 इसका मतलब क्या हो गया? एक बेस है. सो बेटा आई रिपीट, कैन आई से कि इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल. It is expressed in terms of percentage. It is measuring the net change in the economic variable. But कितना variables का change है? अगर एक ही variable में change calculate कर रहे हो तो univariate. अगर multiple variables में change calculate कर रहे हो तो composite. जब भी base year, जब भी इंडेक्स नंबर होता है तो इंडेक्स नंबर के अंदर 2 ईयर्स को कंपेयर करते हैं. बेस ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर के साथ होता है. तो जो करंट ईयर का आंसर है वो करंट ईयर का इंडेक्स. बेस ईयर का इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 100. सो देयर इज अ बेस ईयर इंडेक्स. इट मेजर्स द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या बोला? देख, ये अगर तेरे को नहीं आता है ना कि इंडेक्स नंबर क्या करता है तो बर्बाद है. यू शुड एटलीस्ट नो व्हाट डज इंडेक्स नंबर डू. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ इंडेक्स नंबर? द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू कैलकुलेट, मेजर द चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितने से बदलाव आया है वो एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करता है. एंड हम क्या नोटेशंस देते हैं जनरली जब इंडेक्स नंबर का बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर होता है. कौन सा इंडेक्स नंबर होता है? प्राइस इंडेक्स नंबर से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स. सो देयर इज P0, P1, Q0, Q1. P0
Q0 are prices of base year and quantity of the base. P1, Q1 are the prices and quantities of the current year. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बेटा इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर हो ये जरूरी नहीं है. दे कैन बी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दे कैन बी वैल्यू इंडेक्स नंबर. प्राइस इनटू क्वांटिटी करेगा तो तेरे को एक वैल्यू मिलेगा. सो वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस in the value of a variable in terms of rupees. It is more informative index number as it combines price and quantity both. सिर्फ प्राइस का किया तो प्राइस, सिर्फ क्वांटिटी का किया तो क्वांटिटी. प्राइस इंटू क्वांटिटी करेगा तो देखो एक मनी वैल्यूएशन मिलेगा. मनी वैल्यूएशन वाला जो है उसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, प्राइस क्वांटिटी और वैल्यू सिर्फ हो ये जरूरी नहीं है. देयर कैन बी सर्टन स्पेशल इंडेक्स नंबर्स. स्टॉक मार्केट्स is a special index number. Human development index is a special index number. So एक और कैटेगरी ऑफ इंडेक्स नंबर होता है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कितना चेंजेस आया है वो मेजर करना है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर. अगर तेको ये फाइंड करना है कि लेबर के प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आया है तो लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर बना सकता है. अगर मुझे ये फाइंड करना है कि शेयर के प्राइसेस में कितना चेंज आया है तो मैं शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर बना सकता है. सो इंडेक्स नंबर सिर्फ इन्फ्लेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. इट कैन बी ऑन एनी इकोनॉमिक वेरिएबल. आउटपुट में चेंज मेजर करना है तो आउटपुट इंडेक्स नंबर, प्राइस में चेंज मेजर करना है तो प्राइस इंडेक्स नंबर, और कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए रहेगा तो हम उसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. आर वी क्लियर विद दैट? And along with that, I have also completed one more concept. What are the steps involved in construction of index number? जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 of index number should be understood by you all. That's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. We meet in the next week, hopefully.